आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बिहार विजय के बाद अब बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो पश्चिम बंगाल पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, लेकिन बंगाल की सियासत को समझने वाले इस बात को ठीक से वाकिफ करके समझ रहे हैं कि बंगाल में सियासत का मतलब हिंसा, हत्या और दंगे है। बंगाल में बम और बल के बूते राजनीति करने और चमकाने की रवायत है। बंगाल पुलिस कितनी असहाय है वो इस बात से ही समझा जा सकता है कि पुलिस के सामने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ। पत्थरबाजी की इस घटना में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। बंगाल के सियासी खेल को समझने के लिए बंगाल का रक्त चरित्र भी समझने की बेहद जरूरत है। अगले 1 घंटे हमारे साथ आप रहिएगा, आपको हम बारीकी से समझाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि बंगाल चुनाव में जीत के मायने क्या हैं और क्यों इस बार का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए बीते तमाम चुनावों की तरह कतई आसान नहीं रहने वाला है। ऊपर भी इंस्ट्रक्शन था कि प्लान्ड वे में ये अटैक किया जाए और पुलिस के सामने ये हुआ। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया। बंगाल में 2021 का रण। नहीं करने वाला है, ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल मिलने वाला है। चुनाव से पहले युद्ध भीषण। पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। बंगाल में सियासत की सबसे डरावनी तस्वीर। हमने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, हाँ आगे भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हमें ताकत है, हम इसका जवाब दे सकते हैं। बंगाल में राजनीति जान का खतरा। क्या बीजेपी का मिशन 200 प्लस रहेगा अधूरा? चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चलता। ममता के गढ़ में बीजेपी की हुंकार। अंतिम छलांग के लिए बीजेपी तैयार। बीजेपी किसी भी तरह से गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। जी जान लगाकर पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए, पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और 2 दिन का ये पश्चिम बंगाल का दौरा रहने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने का कार्यक्रम इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि कल ही की घटना जब जेपी नड्डा अपने काफिले के साथ पहुंचे, उनके काफिले पर हमला भी हुआ। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चला, लेकिन इसी बीच एक तरीके से जवाब देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, जिसमें खुद मोर्चा संभालने की तैयारी अब गृह मंत्री अमित शाह ने की है। हालांकि कल जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था उसके बाद अमित शाह ने नाराजगी भी जताई थी। इस मामले में जवाब भी मांगा गया था, बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था और इसी बाबत राज्यपाल के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जवाब भी इस मामले पर दिया जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रही है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिएगा, जेपी नड्डा जब खुद मिशन बंगाल की तरफ आगे बढ़े, अपने काफिले को आगे बढ़ा रहे थे, ये जानते हुए समझते हुए कि लगातार हिंसा का दौर चल रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, हत्याएं भी लगातार हो रही हैं, उसके बावजूद जेपी नड्डा पहुंचे और ये बताया कि मेरे आसपास सुरक्षा के इंतजाम थे इसीलिए मुझे चोट नहीं आई। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय चोटिल भी हो गए, उनके हाथ पर चोट आई। अब दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह खुद दौरे पर जाएंगे पश्चिम बंगाल में, बीच में जनता के जाकर लोगों से बात भी करेंगे और एक तरीके से जवाब दिया जाएगा कि हिंसा की राजनीति बिल्कुल चलने वाली नहीं है। दावा कर चुके हैं 200 से ज्यादा सीटें जीतकर
पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। अब बंगाल की चुनावी जंग के बारे में आप इन 4 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और दिल्ली में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जो दीवार थी उस पर कालिख पोत दी गई। हमले का जवाब इस तरह कालिख पोत कर दिया गया है। इसी बीच ममता बनर्जी को काफी गुस्से में कल देखा गया। उन्होंने मंच से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो ममता बनर्जी की निराशा और हताशा को साफ दिखा रही है। इसी बीच बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और कह रही है हिंसा की राजनीति चलने नहीं दी जाएगी। हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है और हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और बड़ी खबर यही, नड्डा के काफिले पर हमले के बाद दिल्ली में प्रदर्शन अब तेज हो गया है। कहा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में हैं। बंग भवन के बाहर बीजेपी समर्थकों ने प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी के भतीजे की घर की दीवार पर कालिख पोत दी। जैसे मैंने बताया वहां पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसका सीधा असर दिल्ली में देखने को मिला है। अभिषेक बनर्जी के घर की दीवार पर कालिख पोत दी गई। पुलिस ने हालांकि इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कही है और कहा है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। बंग भवन के बाहर ये बीजेपी समर्थक पहुंचे थे। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से नाराज थे और कह रहे थे कि हमले का जवाब अब इस तरीके से हमारी तरफ से दिया जाएगा। जब अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जो दीवार थी उस पर कालिख पोती गई और गुस्से का इजहार किया गया। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर कालिख पोतते हुए ये बीजेपी समर्थक खुद को बता रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दीवार पर कुछ उपद्रवियों ने जब कालिख पोती 4 गिरफ्तारी हो गई हैं। दिल्ली के बंग भवन के बाहर अब सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े हैं। पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई है और पुलिस का कहना यह है कि आगे जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आप जानिए, नड्डा के काफिले पर हमले के बाद एक्शन में अब गृह मंत्रालय है। अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। नड्डा की सुरक्षा में खामियों को लेकर ये रिपोर्ट मांगी गई है। कल ही दिलीप घोष ने अमित शाह को पत्र लिखा था जिस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ और फिर गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह की तरफ से जवाब मांगा गया है सुरक्षा के इंतजामों को लेकर। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है उसमें आपको ये जानना और समझना जरूरी होगा कि किस तरीके के हालात पहले थे और अभी कैसे हालात हैं जिस पर ममता बनर्जी गुस्साई हुई हैं, भड़की हुई हैं। दरअसल बंगाल में हम डिबेट शुरू करें, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि 2016 विधानसभा चुनाव में स्थिति कैसी रही थी, कुल सीटें क्या कुछ थी और कैसे बीजेपी, लेफ्ट और बाकी पार्टियों ने इस पर कब्जा किया था। टीएमसी 211 सीट जीती थी, बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें, कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि लेफ्ट 32 सीटों पर ही जीत पाई थी। यहां टीएमसी जिस तरीके से जीत दर्ज करते हुए सरकार में आई, सत्ता में आई, उसके बाद अब बीजेपी के लिए रहा मुश्किल जरूर है, लेकिन बिहार में जिस तरह से जीत हासिल की बीजेपी ने, उसके बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और फिर आगे चुनाव की तरफ आगे बढ़ती हुई अभी से चुनावों की तैयारी बीजेपी कर रही है। और इसीलिए अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े बाकी नेता कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। कड़ी टक्कर ये टीएमसी को देने की बात है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव की स्थिति जाननी आपको जरूरी है क्योंकि 2016 के बाद 19 में लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें टीएमसी 22 सीटें जीत पाई थी जबकि बीजेपी 18। यहां करीब करीब बराबर का मुकाबला आप देख सकते हैं जबकि कांग्रेस 34 सीटों पर जीती थी। ऐसे में बीजेपी जब 18 सीटों पर जीतती है लोकसभा इलेक्शन में तो ऐसे में कॉन्फिडेंट वहीं से हो जाती है और फिर वहीं से दूर का सोचते हुए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी शायद तभी मन और जहन में कर ली होगी और इसीलिए पहले बिहार में जीत का परचम लहराया, उसके बाद हैदराबाद में हमने देखा लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा, उसके बाद अब पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पर फोकस है और आगे जीत की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कंधों पर ले ली है। इसीलिए बड़े बड़े नेता लगातार दौरों पर हैं और खुद अमित शाह के 19 और 20 दिसंबर को जाने की तैयारी यहां पर हो रही है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि आरोप प्रत्यारोप काफी इस दौरान लग रहे हैं। शिवम त्यागी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुदित अग्रवाल हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से और साथ ही साथ टीएमसी नेता बादल देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल बादल देवनाथ जी आपसे ही मेरा होगा, आप सभी का बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी को इतना गुस्सा आजकल क्यों आ रहा है? मंच पर गई तो भाषा का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा, कुछ भी बोल गई। 2-3 बातें मैं चैनल से माध्यम पूरे देश अमित शाह जी जो आप बंगाल के बारे में
मैं कल भी आपका चैनल में और दूसरा चैनल में भी मैंने बताया, हाँ। हम लोग सब पागल है। एक राष्ट्र नेता बाहर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, राष्ट्र नड्डा जी आ रहा है, हम सब पत्थर लेके खड़ा हो जाएंगे उसको मारने के लिए। हम सब पागल है, पागल हो गए हम लोग। वो क्या सोचते हैं हम लोगों को कि क्यों इसमें इतना साजिश कर रहा है। तीसरा बात है, एक है बंगाल में राज्यपाल है, हर दिन कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहा है बंगाल के। उसको सत्ता पाने के लिए जीतने का जरूरत नहीं है, उस सत्ता को छीनना चाहता है अमित शाह, नड्डा जी, मोदी जी यहाँ से बंगाल को छीनना चाहता है। क्यों ऐसा कर रहा है यहाँ पर? अगले दिन देखिए सिलीगुड़ी में वो मैंने बताया जो नीतीश जो एमपी है वो उसका पास जो बॉडीगार्ड रहता है उसके साथ जो लोग नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं बादल देवनाथ जी, आप क्या ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सही कह रही हैं? क्या बीजेपी वाले खुद अपने ऊपर हमले करवा रहे हैं? मैडम बोलने दीजिए ना, मैडम कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सिलीगुड़ी में क्या हुआ, वहाँ पर एक शॉटगन चला। अब बताइए तो पुलिस के पास कोई शॉटगन रहता है? शॉटगन कौन चलाया है? हमको पता नहीं है, हम लोग जानते नहीं है क्यों कौन चलाया। लेकिन फिर भी अमित शाह, राज्यपाल यहाँ पर और नड्डा जी जो प्लान कर रहा है, उसके साथ जो मुकुल राय यहाँ पर वो पार्टी के टीएमसी में था, वो उसको भगा दिया यहाँ टीएमसी से, उसको वहां पर ले गया। ये चारों मिला के जो बंगाल के ऊपर जो साजिश कर रहा है, ये साजिश ठीक नहीं है। हम लोग किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। हम लोग के पास पता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, आईबी के पास नहीं है। स्पेशल बैट्समैन है, जो भी मीटिंग कर रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई हमला करे, टीएमसी का झंडा लेकर हमला करे। टीएमसी का झंडा तो हर किसी के पास हो सकता है, कैसे हो रहा है? हम लोग सब पागल है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं हमला करने वाले टीएमसी के नहीं है, तो फिर कौन है? किसका राज्य है, किसकी सरकार है, कौन जिम्मेदारी लेगा? मैडम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये भाजपा का प्लान है, भाजपा का साजिश है। और तीसरा बात है, किसानों का आंदोलन को घुमाने के लिए ये लोग कर बंगाल में सब कर रहे हैं। और चौथा बात, वो जो दलितों का घर में जो गया अमित शाह ने 10 दिन पहले जो गया था पुरुलिया में, बांकुड़ा में, वहां पर मैंने फिर आपका चैनल सब चैनल में मैंने बताया, दलितों घर में मैं प्रधानमंत्री को भी बताया, दलितों का घर में दलितों का खाना नहीं खाया, होटल का खाना खाया। उसका जो बदनाम हुआ, वो बदनाम को छुपाने के लिए और इसको सारे आंदोलन, किसानों का आंदोलन साजिश को घुमाने के लिए बंगाल में जो साजिश किया, एक निंदनीय है, दुखदजनक है। आप मुझे एक बात का जवाब नहीं दे रहे हैं बादल देवनाथ जी, आप मुझे एक बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला नहीं किया तो फिर किसने किया? राज्य में सरकार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जवाब कौन देगा सर? बीजेपी साजिश किया, मतलब बीजेपी का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने साजिश की है, ठीक है। तो आप ही का सवाल मैं बीजेपी से पूछ लेती हूँ। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। शिवम जी, बीजेपी ऐसी स्ट्रेटेजी करती है क्या, ऐसी साजिश करती है क्या? बादल देवनाथ जी ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मैंने बादल देवनाथ जी को बड़ी शांति से सुना, आशा करता हूं कि वो भी मुझे ऐसे ही सुनेंगे। सबसे पहले तो एक के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बादल देवनाथ पार्टी की है, मुख्यमंत्री की है, वहां पर 200 सीटें जीतकर बैठे हुए हैं सत्ता में, और जिस तरह का माहौल वहां पर है वो किसी से छुपा नहीं है। कल देखा होगा आपने, 50 से ज्यादा बाइक पर थे बीजेपी के कार्यकर्ता, जिनको रोका गया, पुलिस के सामने पीटा गया। पब्लिक डोमेन में वीडियोज हैं, वीडियोज लेकर आते हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं वीडियोज डॉक्टर्ड, चलो छोड़ देते हैं। लाइव काफिला गुजर कर जा रहा है, झंडे के कार्यकर्ता वहां पर हंगामा कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और पुलिस वाले वो क्या कर रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं वहां पर बराबर में खड़े हुए। क्यों लाठीचार्ज नहीं किया? कर मानिए कि नड्डा जी की गाड़ी बुलेट प्रूफ है, नहीं तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। बादल देवनाथ चुप रहिए, जब बोल रहे थे मैं बड़ा शक्ति से सुन रहा था। मैं कहता हूं फिर मैं भी ऐसे ही बोलूंगा, अंदर रहेगा कि आप सुनते मुझे। अच्छा, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हमारे वहां पर, 120 कार्यकर्ता मारे गए, वो भी हमने अपने आप ही मार लिए, वो भी अपने आप मार लिए हमने, अपने कार्यकर्ता भी। ईंट पत्थर भी अपने आप ही चला रहे हैं। अरे स्टेट का समझ नहीं रहा तो मना कर दीजिए ना, आर्टिकल 56 लगा दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी कार्यकर्ता अपने आप मार रही है, पत्थर अपने आप चला रही है, कमिश्नर के साथ धरने पे अपने आप बैठ रही है, लॉ एंड ऑर्डर का खराब है, नारेबाजी हो रही है, 50 से ज्यादा टीएमसी पागल है नहीं, वो तो आप बेहतर जानते होंगे। देखिए, पागल है, टीएमसी है नहीं वो जानते होंगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को जरूर आगे लेकर जाएगी
अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये हो रहा है तो कार्यकर्ताओं के साथ क्या करते हो गया? पार्टी चलाना आता नहीं तो पार्टी मत चलाइए। पार्टी चलाना आता है आप लोगों को, ऐसे पार्टी चलाना क्यों है? अच्छा, आप लोग इस तरह आप लोग लड़िए मत, आप लोग इस तरह लड़िए मत, क्योंकि टीएमसी ये मानेगी नहीं और बीजेपी यही कहती रहेगी कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के जरिए हमला हुआ है। लेकिन शिवम जी, बंगाल में जो कुछ हुआ उसका नतीजा या फिर उसका कह सकते हैं कि रिएक्शन दिल्ली में भी देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर कालिक पोत दी। ऐसे गुस्सा जाहिर करते हैं बीजेपी वाले। क्या है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, हम इस चीज को बिल्कुल समर्थन नहीं करते और कोई भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई XYZ अगर पार्टी के कार्यकर्ता का कोई भी काम कहीं ये निंदनीय। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, गाड़ियां हम अपनी तोड़ते हैं, हम अपने अध्यक्ष पर पत्थर फेंकते हैं, नारेबाजी करते हैं, टीएमसी के झंडे लाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मारते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? तो आपकी पुलिस कर क्या रही है फिर? अब स्टेट में लेकर बैठे क्यों हो सरकार? अगर आपको वहां पर 2000 आदमी झंडे लेकर दिखे, क्यों आपने लॉ एंड ऑर्डर में वहां पुलिस का इंतजाम नहीं किया? क्यों वहां पर लाठीचार्ज नहीं किया? अगर पत्थर की जगह किसी ने गोली मार दी तो आप तो कह देते ये भी बीजेपी का आदमी है भाई। बादल देवनाथ जी, आपको जवाब तो देना चाहिए। बादल देवनाथ जी, यहाँ अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर दीवार पर कालिक पोती गई, तुरंत 4 गिरफ्तारियां हो गई, हिरासत में ले लिया गया, वहां पत्थरबाजी हो जाती है, 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आपकी सरकार क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? जब ममता बनर्जी इन लोगों को गिरफ्तार करेगा उसके बाद क्या कीजिएगा? यही भाजपा लोग वहां पर धरना पे ला जाएगा, मेरा भाजपा के आदमी को ले गया, पुलिस ने ले गया, ऐसा ही तो कर रहा है। जब अभी जब अरेस्ट करेगा 2-4 आदमी करेगा, वही भाजपा लोग बैठ जाएगा वहां पर, बैठ के बोलेगा टीएमसी को अरेस्ट नहीं किया, भाजपा लोगों को अरेस्ट करके ले गया, यही बताएगा, बादल देवनाथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप गुस्सा ज्यादा करते हैं। आप ना सवाल सुनते हैं, आप ना जवाब शांति से कर ना अरे अगर आपके राज्य में कुछ होगा तो आपसे पूछा जाएगा ना सर। मैं तो बीजेपी से नहीं हूँ, अगर मैं शांति से पूछ रही हूँ आपसे कि अगर एक के बाद एक हत्या होंगी, हमले होंगे, तो सवाल आपसे होगा ना सर। आप कहेंगे टीएमसी वाले हैं नहीं, तो ये आपका काम है कि आप पता करें ये कौन लोग हैं जो लगातार हमला कर रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा है हम बदलेंगे, बदला भी लेंगे। दिलीप घोष ने बहुत बड़ी बात कह दी है। फेसबुक पोस्ट पर दिलीप घोष ने एक तरीके से चेतावनी दे दी है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद दिलीप घोष ने ये चेतावनी दी है। दिलीप घोष इससे पहले इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में बता भी चुके हैं कि कैसे एक के बाद एक टीएमसी कार्यकर्ताओं के जरिए हमले हो रहे हैं, और वो तो सीधा ये कहते हैं कि टीएमसी के गुंडे हैं जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार टारगेट कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कल ही मंच से बोला कि 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। मैं सभी के नाम यहाँ ले नहीं सकता, लेकिन लगातार टीएमसी की गुंडागर्दी जारी है। बादल देवनाथ जी, पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है? इलेक्शन के चलते इतना ज्यादा हिंसा फैलाएंगे तो फिर क्या सत्ता में लौटेंगे? ठंडे दिमाग से मैं कह रहा हूँ, मेरा जो गुस्सा आप देख रहे हैं, ये मन के अंदर जो दुख हो रहा है, इसीलिए वो निकाल रहा है बाहर से। मैं आपके ऊपर, आपके चैनल के ऊपर, किसी जो प्रवक्ता जितना बैठा है उनके ऊपर मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। और दिलीप, अच्छा ठीक है बादल देवनाथ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस वक्त बड़ी खबर बता दूं, एक बार बड़ी खबर बता दूं, राज्यपाल की ओर से केंद्र को रिपोर्ट सौंप दी गई है। जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिनसे गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा था, केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है। कल जो कुछ हुआ, राज्य की कानून व्यवस्था पर यह रिपोर्ट सौंपी है। राज्यपाल ओपी धनखड़ ने केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमले लगातार हो रहे थे उसको लेकर सवाल पूछे गए थे। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने काफी गुस्से में इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी, और अब बंगाल के राज्यपाल ने रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी है। बादल देवनाथ जी, हाँ, आप उंगली खड़ी कर रहे हैं, मैं आप ही से सवाल करूंगी भी। लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये आपकी सरकार पर सवाल है सर, आपकी कानून व्यवस्था पर सवाल है। आम लोग खुद को महफूज कैसे महसूस करेंगे? क्या वो ऐसी सरकार को चुनना पसंद करेंगे? 2 पॉइंट मैडम, दिलीप घोष काल भी चेतावनी दिया, किसी को नहीं छोड़ेगा। मतलब क्या होता है, वो हर दिन 2-3 साल से कह रहा है दिलीप घोष एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा, पुलिस को पिटेगा, किसी को शमशान में भेजेगा, हर दिन कुछ ना कुछ दिलीप घोष बोल रहा है। उत्तेजना कौन फैला रहा है?
हिंसा कौन फैला रहा है? दिलीप घोष ने फैला। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं और कर कौन रहा है सर? राज्यपाल का बात और एक लाइन राज्यपाल का जो बात है वो राज्यपाल गवर्नर है, गवर्नमेंट तो उनका है, पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट उनका है, अपना गवर्नमेंट है, अपना गवर्नमेंट के खिलाफ हर दिन ट्वीट कर रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, हर दिन बोल रहा है, सीएम को बोल रहा है तुम घर आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। एक सीएम का कितना काम होता है, हर दिन पूरा राज्यों का काम करता है और हर दिन बोल रहे वो उसका घर चला जाता है, उसको बोलते सीएम को बोला तुम आ जाओ। एक महिला है, उस महिला को बोल रहा है तुम सुबह 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, और किसका पैसा देगा? कितना पैसा चाहिए धनकर को? कितना पैसा चाहिए वो राज्यपाल रखने के लिए? क्यों कर रहा है ये सब? अमित शाह से पहले मुझे, मैं बादल देना खोल बोल रहा हूँ, उसका कितना रुपया चाहिए राज्यपाल रहने के लिए बता दीजिए। देर मैं पहुंचाऊंगा राज्यपाल के पास। ये सब झूठ, ये सब करने का मतलब क्या होता है राज्यपाल का? क्यों रिपोर्ट भेजा है? उत्तर प्रदेश में हमला नहीं होता है, मध्य प्रदेश में हमला नहीं होता है, वहां पर हिंसा नहीं होता है, दिल्ली में हिंसा नहीं होता है, तो किसके पास अमित शाह रिपोर्ट मांगता है? बादल देवनाथ जी सुनिए, बादल देवनाथ जी आप जानते हैं मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पश्चिम बंगाल की सत्ता में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी कैसे मुख्यमंत्री बनी, कैसे उनका संघर्ष भरा जीवन रहा, ये मैंने अपने दोस्तों से सुना है जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। मैं बड़ी प्रभावित थी। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने नारा दिया था हाथे बम मुखेर प्रेम एयर नाम सीपीएम। इसी नारे के दम पर वो सत्ता में आई थी, सीपीएम को जड़ से उखाड़ फेंका था और फिर उसके बाद से काफी प्रभावित वो बंगाल की राजनीति में रही। लेकिन अब कौन ये कर रहा है? हाथे बम मुखेर प्रेम, ये क्या आपकी राजनीति का हिस्सा बन गया है क्या? ये बदलाव नहीं, मैंने किसी के ऊपर बदलाव नहीं लूंगा। मैं बंगाल का बदलाव चाहते हैं, मैंने उन्नयन चाहते हैं बंगाल। आप क्या बात कर रहे हैं? बदला लेंगे ऐसा दिलीप घोष ने फेसबुक पर पोस्ट किया है ना। मैं कह रही हूँ सिर्फ पोस्ट किया है सर, सिर्फ पोस्ट किया है। ये काम कर कौन रहा है? हमले करवा कौन रहा है? सरकार किसकी है? पुलिस किसके इंस्ट्रक्शंस मानती है? आप कैसी बात कर रहे हैं? बदलाव लेंगे मतलब क्या है? वो ममता बनर्जी हर दिन का जो काम कर, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा आपका ठीक है, आप कह रहे हैं दिलीप घोष ने ऐसा कह कैसे दिया कि बदला लेंगे? हाँ, आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ ना। आपने कहा दिलीप घोष ने ऐसा कैसे कह दिया कि बदला लेंगे? शिवम त्यागी जवाब देंगे आपको, शिवम त्यागी जवाब देंगे। मैडम 2 सेकंड ठीक है, बोल लीजिए 10 सेकंड बोल लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हर दिन पूरे 10 साल में वो 14 से आए बंगाल दिल्ली में, हर दिन किसी न कोई डिपार्टमेंट ममता बनर्जी आपका काम किया, हर दिन सर्टिफिकेट दे रहा है। राष्ट्र संघ से ममता बनर्जी कन्याश्री से पुरस्कार मिला है राष्ट्र संघ से, हर दिन 10-15-20 के ऊपर सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बंगाल सबसे अच्छा काम कर रहा है और वही बंगाल का बदनाम कर रहा है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट, वही भाजपा लीडर। इसका जवाब उनके पास से ले लीजिए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मतलब सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है और सवाल आप केंद्र सरकार से पूछेंगे, सवाल आप बीजेपी से पूछेंगे। ठीक है, शिवम त्यागी आपको इस बात का जवाब देंगे। लेकिन चूंकि मुद्दत अग्रवाल कांग्रेस नेता बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुद्दत जी आपको लगता नहीं पश्चिम बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, इतनी सियासी उठापटक है, इतना ज्यादा सियासत गर्म है, कांग्रेस खुद को कहां देख रही है? क्या आप लोगों ने अभी से हार मान ली है? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी याद आई, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन आप तृणमूल और बीजेपी वालों से ही बात कर रही थी। मेरे को शायद आप मेरे को भूल गए। क्या कोई बात नहीं, आप मेरे पास आए, देर आए दुरुस्त आए, धन्यवाद आपका। देखिए, वो कहते हैं ना, जो फसल आप काटोगे, जो बीज आप बोओगे, फसल भी वो काटोगे। मुझे आज याद है ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार में, जो बीजेपी सरकार जिसको वो कम्युनल कहती थी, उसके अंदर मिनिस्टर बनी थी और केंद्र में सपोर्ट दिया था। तो आज वो वही फसल काट रही है जो उन्होंने बीज पहले बोए थे। जहां तक बीजेपी की बात है, बड़ा अच्छा लगा, मतलब दुख से कह रहा हूं, सरकास्टिकली कह रहा हूं, बीजेपी ने कल शब्द का प्रयोग किया इनटॉलरेंस। मतलब ये वही बीजेपी है जब पूरा देश, जो बुद्धिजीवी और पॉलिटिकल पार्टीज इनको कहते थे देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, तो बीजेपी वालों का क्या शब्द थे कि आप देश की बदनामी कर रहे हैं। तो आज जब बीजेपी वेस्ट बंगाल के बारे में इनटॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल करती है, तो क्या वो बंगला जो हमारे जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, क्या उनकी बेइज्जती कर रही है? सोचने की बात है। इनटॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल किया बीजेपी ने। हेडलाइन मैनेजमेंट आपने सुना होगा। देखिए, बीजेपी माहिर है हेडलाइन मैनेजमेंट में। अब सवाल तो बीजेपी से उठने चाहिए ना। नड्डा साहब के पास Z+ सिक्योरिटी है, तो ये सिक्योरिटी फेलियर क्या अमित शाह जी का है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का है? अगर Z+ सिक्योरिटी होने के बाद वहां सिक्योरिटी इंतजाम ठीक नहीं होते जो एसपीजी के अंडर आते हैं, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? ये सोचने की बात है। देखिए, आजकल देश में फार्म एजिटेशन चल रहा है, उससे हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए ये सारी कार्रवाई हो रही हो, क्योंकि बीजेपी, ये भी सच्चाई है,
भटकाने में, झूठ बोलने में, फेक न्यूज में, षड्यंत्र करने में माहिर है। अच्छा, वो कहते हैं ना, जो हिंसा की राजनीति मुद्दत अग्रवाल जी, देश में अगर आप कौन बुरा ना आगे माने तो बढ़ा। एक बात पूछ लूं। मुद्दत अग्रवाल जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ लूं। आपने कहा कि बीजेपी इस बात में माहिर है, उस बात में माहिर है, कांग्रेस सर किस बात में माहिर है? देखिए, अगर मैं बीजेपी की बुराई और जो सच्चाई मैं बता रहा हूं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपने जिस मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुझे किसान के आंदोलन में नजर आते, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती सर। मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस किस चीज में माहिर है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किसानों ने खुद कहा था हम नहीं चाहते इसका पॉलिटिसाइजेशन हो, क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस वहां जाएंगे तो किसान नेताओं ने ये कहा था कि मंच नहीं देंगे, कोई पार्टी का झंडा नहीं लहराएंगे, मंच राजनीति के लिए नहीं देंगे। आप मंच से नीचे उतरकर किसानों से, किसान नेताओं से बात करेंगे तो वो बात करते हैं। आपके ज्ञान के लिए बता देता हूं, पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में, कांग्रेस की सारी प्रदेश कमेटीज किसान के समर्थन में, किसानों के समर्थन में एजुटेशन भी कर रहे हैं, धरना भी कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है सेवा का, सर कांग्रेस नेता जा रहे होंगे, बिल्कुल जा रहे होंगे। अजय कुमार लल्लू देखे थे मैंने पिछले दिनों। मैंने बात की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। जब बीजेपी के बड़े नेता, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष खुद पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं दौरे पर, तो मैंने आपसे पूछ लिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर। कमाल, अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी चले जाते तो आप कहते वो राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं जाते तो आप कहते वो सर मैं बीजेपी से नहीं हूँ, सर मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं नॉर्मली आपसे सवाल कर रही हूँ। उसमें बुराई निकालनी है, ये भी एक सच्चाई है। जैसे मैंने अभी बीजेपी को कुछ बोला, आपने एकदम से मुझे टोक दिया। अगर मैं तृणमूल के अगेंस्ट बोल रहा था तो आप शायद नहीं टोकते, ये भी एक सच्चाई। नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए, शिवम त्यागी आपकी बात पर हंस भी रहे हैं। ठीक है शिवम जी, आपसे रिएक्शन मैं लूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर जो गृह मंत्रालय ने कल नाराजगी जाहिर की थी, गुस्सा जाहिर किया था, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, उसको लेकर राज्यपाल धनखड़ ने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर राज्यपाल ने कानून को माफ कीजिए, केंद्र को रिपोर्ट सौंपी है। और इस पर राकेश कुमार सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ भी गए हमारे साथ। राकेश, रिपोर्ट में क्या है, जानकारी कुछ मिली क्या? देखिए, 4 पेज की रिपोर्ट भेजी गई है राज्यपाल की ओर से, और इस रिपोर्ट में इस तरह से जिक्र किया गया है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राज्य में पहुंचता है, और जबकि वो जेड कैटेगरी का व्यक्ति है, और उसको जिस तरह से प्रशासन से पूरी तौर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए था उसको प्रशासन की तरफ से नहीं मिलता है और उस पर हमला होता है। साथ ही साथ बीजेपी के कई नेताओं पर जिस तरह से कल हमला हुआ उसका जिक्र किया गया है। ये कहा गया है कि प्रशासन का यहाँ पर राजनीतिकरण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन को लेकर सवाल खड़ा किया गया है कि आखिरकार किस तरह से पश्चिम बंगाल का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो राजनीतिक नेता की तरह व्यवहार कर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। और ये कहा गया है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है, बहुत ही खराब है, और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में और स्थिति खराब हो सकती है। ये तमाम तरह की बातें जो है 4 पेज की रिपोर्ट में जो राज्यपाल ने भेजी है केंद्र को, उसमें जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर यही है कि केंद्र सरकार को राज्यपाल ने जो रिपोर्ट भेजी है वो उसमें पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया गया है। और ये कहा गया है कि जो वहाँ की प्रशासन है वो पूरे राजनीतिकरण हो गया है। एक तरीके से राज्यपाल ने चिंता जाहिर की है, कहा है कि प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और आने वाले वक्त में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। 4 पन्नों की रिपोर्ट, राकेश बता रहे खास जानकारी। प्रशासन के राजनीतिकरण का आखिर मतलब क्या है, ये मैं बादल देवनाथ जी से समझूंगी। बड़ी खबर आपको बताएं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा है कि एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। यही बात ममता बनर्जी ने कल मंच से दोहराई थी। बंगाल चुनाव के दौरान बाहर के गुंडे जो हैं उन्हें रोका जाए, ये ममता बनर्जी ने कहा है। एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, नाम टीएमसी का लगा रहे हैं, टीएमसी पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में सीएए, एनआरसी, एनपीआर लागू नहीं करेंगे, ये फिर से ममता बनर्जी ने दोहराया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीएए, एनआरसी, एनपीआर का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया। इससे पहले भी ममता बनर्जी कह चुकी हैं एनआरसी, सीएए को लेकर कि यहाँ पर लागू नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल में ये लागू नहीं होगा नियम। और अब बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया, कहा एक दूसरे पर हमला करवा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और बाहर के गुंडों को रोका जाए।
बंगाल का मोर्चा बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने संभाला हुआ है। नड्डा ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, वहीं दूसरे नेताओं के निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी हैं। एक गलत धारणा बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए हैं। यह कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। डायमंड हार्बर ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री जहां अभिषेक बनर्जी एमपी हैं, जहां पंचायत चुनाव में एक भी नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया हजारों लोगों में से, और लगातार वहां जो एंटी सोशल्स है उनके द्वारा उत्पात मचाया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जाता है। तो हर प्रकार से कानून व्यवस्था कहीं नहीं है और जबरदस्ती गुंडागर्दी का एकदम सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया यहां। तो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो इस हमले की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता सरकार को जवाब अब जनता देगी, 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर हम बंगाल में परचम लहराएंगे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से हिंसा की खबरें आई हैं, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया गया है, एक आंकड़ा आपके सामने रखना जरूरी है। बंगाल में क्यों हम बार बार कह रहे हैं, क्यों बीजेपी कार्यकर्ता बार बार कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, हालांकि ममता बनर्जी से कह रही हैं कि बीजेपी खुद आपस में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाएंगे कि कैसे बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ। 15 जुलाई 2020 ये आंकड़े आपके लिए रखने जरूरी हैं। बापी घोष जहां हत्या कर दी गई उनकी, इसके बाद आ जाइए 13 जुलाई 2020 देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या हुई, 7 अप्रैल 2020 जब चंद्र हल्दर की हत्या हुई, 7 मार्च 2020 देवाशीष मंडल की हत्या हुई, 6 फरवरी 2020 नारायण विश्वास की हत्या हुई, 15 नवंबर 2019 जब बरसा हांसदा की हत्या हुई। और ये सिर्फ कुछ नाम हमने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर लगातार दावे ये किए जा रहे हैं 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है, हत्या हुई है। कल जेपी नड्डा ने इस बात को दोहराया था। आज शिवम त्यागी भी कह रहे हैं 120 से ज्यादा कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने मार डाला। यहाँ हिंसा चरम पर है और इसीलिए सवाल मौजूदा सरकार से हम कर रहे हैं। इसीलिए टीएमसी के बादल देवनाथ जी से सवाल बार बार मेरा हो रहा है। अब बादल देवनाथ जी, राज्यपाल ने रिपोर्ट सौंपी है, कहा है कि प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है। आप इन आरोपों का लगातार सिरे से इनकार कर रहे हैं, बेबुनियाद इन्हें बता रहे हैं। आपने बहुत सारे सवाल किया। ममता बनर्जी के बारे में जो बताया, जो वो लोग अपने तरफ से हिंसा कर रहे हैं। देखिए बंगाल में 5 लॉबी है, मैं 1 मिनट टाइम लूंगा। बंगाल में बीजेपी का 5 लॉबी है। एक मुकुल राय, बाबुल सुप्रियो, दिलीप घोष, संघ परिवार और राहुल सिन्हा को उसको भगा दिया सेंट्रल कमेटी से। 5 लॉबी है। ये लोग सीट के लिए अंदर में क्या कर रहा है, आपका जो एडिटर है, आपका जो रिपोर्टर है बंगाल में, शांति से उनका प्रदेश ऑफिस में भेज दीजिए और चुपचाप उसका आंसर लीजिए। ये लोग क्या कर रहा है, देखिए आपको सब रिपोर्ट मिल जाएगा। तीसरा बात है, ममता बनर्जी इसलिए का सीए का एनआरसी का मतलब क्या है, मैंने आसाम में बहुत बार किया। आसाम में क्या हुआ, 6 लाख मुस्लिम बंगाली और 11.5 लाख हिंदू बंगाली को उसका एनआरसी से नाम काट दिया गया आसाम में। ये लोग हिंदुत्व का बात कर रहे हैं, लेकिन आसाम में हिंदू बंगाली 11.5 लाख लोगों का नाम नहीं है। हर दिन डिटेंशन कैंप में भेज रहा है, हर दिन विदेशी नोटिस भेज रहा है, कोर्ट से उसके पास नोटिस आ रहा है। आसाम में ये हो रहा है। आसाम में आपका रिपोर्ट है तो आसाम में भेज दिए। मेरा आदमी, बहुत सारे आदमी आसाम में। क्योंकि बादल देवनाथ जी आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर रिपोर्टर है तो उसे भेजकर पूछेगा। जो रिपोर्टर है ना हमारा, वो ये बता रहा है कि टीएमसी के जो कई सीनियर लीडर्स हैं उन्हें ममता बनर्जी मना नहीं पाए, रोक नहीं पाए। शुभेंदु, राजीव बनर्जी और भी कई बड़े नेता ऐसे हैं जो धीरे धीरे टीएमसी का साथ छोड़ने वाले हैं। इसको लेकर भी सवाल आपसे होगा, क्योंकि लगातार जेपी, हाँ आपके पास आऊंगी, बादल देवनाथ जी आपके पास भी आऊंगी, शिवम का भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन इस बीच जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर चौतरफा प्रदर्शन भी हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में भी हैं। राम कदम का रिएक्शन सामने आया है, उन्हें एक बार सुन लेते हैं।
महाराष्ट्र में करीब जो बंगाली है वो 5 लाख के आसपास है। तो ऐसे स्थिति में भाजपा अब उनको लुभाने का प्रयास कर रही है कि पूरे देश भर से जितने बंगाली हैं वो जाकर के मतदान करें। क्या लोकतंत्र हाथ में पत्थर लेकर के किसी की जान लेने की आज़ादी देता है? क्या लोकतंत्र में इस बात का स्थान है? और यदि कोई करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी पर जिस प्रकार का जानलेवा हमला हुआ, कोई इसका समर्थन कर सकता है? इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। और केवल हम नहीं, समूचा देश कर रहा है, पूरे बंगाल के भाई कर रहे, बंगाल की बहनें कर रही। तर आज तुम्ही या ठिकाणी आलेले, भरपूर संख्येने लोक जमलेले आहे, का म्हणाल? ज्या बंगालमध्ये स्वामी तो जिस तरीके से ये हमला हुआ है, चौतरफा निंदा हो रही है और राज्य सरकार से सवाल बार बार, ममता बनर्जी से सवाल बार बार, लेकिन शिवम त्यागी जो बार बार टीएमसी के जो खास मेहमान हमारे साथ हैं बादल देवनाथ जी, वो भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी कह रही हैं, क्या बीजेपी पर ये आरोप इसलिए लग रहे हैं 10 साल पहले जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया, कहीं उसी राह पर तो बीजेपी नहीं है? देखिए, मैं आपको तथ्यों के साथ बात करता हूं। मैं दिल्ली से ज्यादा वेस्ट बंगाल में रहता हूं। पहली चीज ये है, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं, आप जाइए वहां पर काली माता मंदिर जाइए, काली माता के मंदिर के बराबर में टीएमसी के जिला अध्यक्ष का ऑफिस है। अगर उनको पता चल जाएगा कि कोई भी एक व्यक्ति वहां पर मंदिर जा रहा है क्योंकि बीजेपी से एसोसिएटेड है, तो 5 लोग इकट्ठे होकर वहां पर हाय हाय करेंगे, और अगर आपके पास कवर नहीं है या आपके साथ कोई या कोई पुलिस गार्ड है, तो यकीन मानिए वो जान से मार देंगे आपको वहां पर। एक बात। दूसरा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और इतना पूछना चाहता हूं, आपके पास स्टेट की पूरी जिम्मेदारी है, पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है, आप क्या करेंगे उस पर? कि बार बार कब तक पॉलिटिकल वेंडेटा करते रहेंगे? इतने सारे लोग हैं वहां पर, हम इसी बात को तो कह रहे हैं। इन्होंने कहा, माशा ने कहा कि आपके पास जो है कवर है, जेड सिक्योरिटी है, तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? अरे जेड प्लस सिक्योरिटी में 10 एनएसजी के कमांडो होते हैं, टोटल 55 गार्ड होते हैं, हजारों की संख्या में वहां पर लोग खड़े हुए हैं। रूट डिसाइडेड है, पहले इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी गई, तो उसको पहले ही क्यों सिक्योर नहीं किया गया? हजारों लोग झंडा लेकर खड़े हुए हैं। एक चीज बताइए, अगर गोली मार देंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कैलाश विजयवर्गीय जी का हाथ में चोट है। और एक चीज और मुझे बताइए, जब ये हाल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है, तो ये हाल कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा? और आप कहते हैं कि बीजेपी तो नहीं कर रही। बीजेपी की सरकार तमाम राज्यों में है। आपने देखा होगा, अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, हर जगह उपचुनाव होते हैं। कहीं एक भी घटना आपको सामने आई? और ये वो सरकार है जो कमिश्नर के लिए समर्थन में बैठ जाती है। कल मैं ममता बनर्जी को सुन रही थी, शिवम जी, कल ममता बनर्जी को सुन रही थी, वो कह रही थी कि राज्य सरकार की सिक्योरिटी पर तो भरोसा है ही नहीं बीजेपी नेताओं को, वो तो अपनी सिक्योरिटी साथ लेकर चलते हैं, 50-50 गाड़ियां उनके साथ होती हैं। अगर ऐसा हुआ टीएमसी कार्यकर्ताओं के जरिए, जैसा आप बोल रहे हैं, तो ये तो आपकी अपनी खुद की सुरक्षा में चूक हुई। जो आपके साथ सिक्योरिटी चलती है उसे भी ध्यान देना चाहिए था। हालांकि हमले को मैं किसी भी तरह से सही नहीं कह रही, लेकिन फिर भी मैं जवाब दूंगा। हाँ। 50 में कहा ना, 55 गार्ड जेड प्लस सिक्योरिटी में चलते हैं। उसके अलावा हजारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में वहां पर अगर लोग हैं या 5,000 की संख्या में हैं और वो पत्थरबाजी करने लगे, तो आप मुझे बताइए किस तरह से इसको रोका जाए? और दूसरी, जब हमने एक इंफॉर्मेशन पुलिस दे दी, पुलिस डिपार्टमेंट को, कि इस जगह से, इस रूट से होकर कॉन्वॉय गुजरेगा, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन जो सड़कें हैं उनको सुरक्षित बनाया जाए। तो विश्वास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने देखी होंगी कल की वीडियोस, और ये मैं नहीं कह रहा हूं और ये बीजेपी नहीं कह रही है। वीडियोस निकाल लीजिए, गूगल पर है बहुत सारे। पुलिस खड़ी हुई है, काम कर ही नहीं रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल इस वक्त सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, सभी की निगाहें इस पर हैं, चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच रही हैं। लेकिन इसी बीच राकेश कुमार सिंह ने आरजेडी नेता मनोज झा से बातचीत की है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर उनका क्या कहना है, सुनिए। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जिस तरह से कल पश्चिम बंगाल में जो हुआ, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा जी हैं। मनोज जी, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, उस पर हमला होता है, क्या? नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं होता। किसी भी कार्यकर्ता पे, चाहे तृणमूल के कार्यकर्ता पर बीजेपी द्वारा हो या बीजेपी के कार्यकर्ता पर तृणमूल द्वारा हो, लोकतंत्र में हिंसा को लेजिटिमाइज करना अगर हम शुरू करेंगे ना, तो तंत्र ही बचेगा, लोग गायब हो जाएंगे। ये शुरुआत कब से हो रही है? अचानक बंगाल को 47 वाली हिंसा में क्यों ले जाया जा रहा है?
ईश्वरचंद विद्यासागर की जिस दिन मूर्ति को वेंडलाइज किया गया था, हमने उसी दिन आगाह किया था कि ये गुरुदेव की धरती है, काजी नजरुल इस्लाम की धरती है। यहाँ संवाद करिए, विवाद मत उत्पन्न करिए, क्योंकि लोकतंत्र में विवाद चाहे नड्डा जी पे हो, किसी पे हो, एक अदने से कार्यकर्ता पर अगर हिंसा होती है, चाहे किसी दल का हो, मैं समझता हूं कि वो संदेश साफ है। हमारे देश में बीते 6-7 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। मनोज झा कह रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, उसके बाद लोकतंत्र में से सिर्फ तंत्र ही बचता है, लोग तो गायब हो जाता है। हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और न ही हिंसा किसी भी तरह से राजनीति में होनी चाहिए। ये आपका अपना चैनल भी मानता है और जानता है। उम्मीद करेंगे राजनीतिक दल भी इस बात को समझें और बेकार की राजनीति ना करें, आम लोगों के बीच जाएं, उनके दिल को टटोलें और उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दें, उनका भरोसा जीतें, न कि हिंसा से राजनीति कर इलेक्शन जीतने की उम्मीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी जी, मुद्दित अग्रवाल जी, हालांकि माफी के साथ आपको शुक्रिया करूंगी क्योंकि आपसे कम बातचीत हो पाई, वक्त की कमी है। साथ ही बादल देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर निगाहें लगातार बनी रहेंगी क्योंकि लगातार अपडेट आ रहे हैं। राज्यपाल ने रिपोर्ट सौंप दी है, गृह मंत्रालय का अगला एक्शन क्या होगा। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर के दौरे पर हैं, पल पल का अपडेट